गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित के आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है बेस थ्योरम। ये आपके 12th के सिलेबस में प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंतर्गत आता है। तो बेस थ्योरम क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसका जो प्रॉपर डेफिनेशन है, वो जो प्रॉपर उसका स्टेटमेंट है, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बेस थ्योरम समझिए कि इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी प्रमेय, रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये प्रतिलोम प्रायिकता प्रमेय है। तो बेस थ्योरम एक्चुअली है क्या, इसको ऐसे समझिए। मान लीजिए हमारे पास ये दो बॉक्सेस हैं। इस बॉक्स में 4 लाल बॉल है और 6 काली बॉल है, और इसमें 2 लाल बॉल है, 2 रेड है, और मान लीजिए 4 यहाँ पे ब्लैक बॉल्स हैं। तो 2 हमारे पास बैग हैं। इस बैग में 4 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, और इस बैग में 2 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। अब होगा क्या, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो ये है कि आपको यहाँ से एक बैग को सेलेक्ट करके उसमें से एक बॉल निकालनी है, और मान लीजिए कि जो बॉल निकली वो बॉल रेड बॉल है। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो जो बॉल है वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। यानी अभी तक क्या होता था कि आपसे पूछा जाता था कि ये कहा जाता था कि ये 2 बैग्स हैं, इसमें से आप एक बॉल निकालिए, रेंडमली एक बैग सेलेक्ट करके उससे एक बॉल निकालिए और उसको रेड होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो इसको आप टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से करते थे। अब यहाँ पे ये नहीं है, ये कह रहा है कि ये इन दोनों बैग में से किसी एक को सेलेक्ट करके एक बॉल निकाली गई, वो रेड बॉल है। अगर वो रेड बॉल है, इसने बता दिया कि ये रेड बॉल है, तो वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। यानी आपको रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी नहीं पता करनी, बल्कि ये पता करना है कि अगर वो रेड बॉल है तो वो फर्स्ट बैग से निकाला गया है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो एक तरह से हम रिवर्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। हमको पता चल गया कि रेड बॉल है, फिर हम रिवर्स जाके पूछ रहे हैं कि प्रायिकता बताइए कि वो फर्स्ट बैग से निकाली गई है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो ये काम हम कैसे करेंगे, इसको समझिए। हम क्या करेंगे कि एक सैंपल स्पेस हमने बना लिया। अब इस सैंपल स्पेस को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक पार्ट में ये बॉल्स आएंगी, 4 रेड बॉल्स आएंगी, यानी R1, R2, R3, R4 ये रेड बॉल्स हो गई, और 6 ब्लैक बॉल्स हो गई, B1, B2, B3 एंड सो ऑन B6। और सेकंड पार्ट में आपकी हो गई R5 और R6, यानी 2 बॉल्स हैं रेड बॉल्स, R5 और R6, और ब्लैक बॉल्स हो गई B7, B8, B9, B10। तो जब आप इसमें से जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, चाहे वो R1, R2, R3, R4 हो, या B1, B2, B3, B4, B5, B6 हो, या इधर R5, R6 हो, B7, B8, B9, B10 हो, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपको आउटकम मिलेगा। आप कोई बैग सेलेक्ट करेंगे, अगर आपने ये सेलेक्ट किया और वहाँ से आपकी रेड बॉल निकली, तो आपको मिला R1, R2, R3, R4 में से चीज़ें मिलेंगी। और अगर ये बैग सेलेक्ट किया होगा तो आपको R4, R5 और R6 में से कुछ चीज़ें मिलेंगी। यानी जो सैंपल स्पेस है वो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पूरा यही सैंपल स्पेस होगा। यानी इन्हीं चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ आपको मिलेगी बॉल निकालने की प्रक्रिया के दौरान।
यानी सैंपल स्पेस को आपने दो पार्ट में बांट दिया। इस बैग से बॉल निकालने की घटना को हम बोलेंगे E1 और इस बैग से बॉल निकालने की घटना को हम बोलेंगे E2। यानी ये जो स्पेस है ये E1 घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो स्पेस है E2 घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे खास जो ध्यान देने लायक बात ये है कि जो सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस का मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या आ सकता है। जब आप इन दोनों में से एक बैग सेलेक्ट करेंगे और एक बॉल निकालेंगे तो क्या क्या आ सकता है। वो आ सकता है R1, R2, R3, R4, R5, R6, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9 और B10। ये सैंपल स्पेस हो गया और इन्हीं में से कोई न कोई बॉल आपको मिलेगी। अब आपने इस सैंपल स्पेस को दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में ये इस फर्स्ट जो बैग है उसके चीज़ें आ रही हैं, यानी R1, R2, R3, R4, B1, B2, B3 ऐसे करते B6 तक की चीज़ें आ रही हैं। और सेकेंड पार्ट में जो सेकेंड इवेंट है E2, उसमें आपको R5, R6, B7, B8, B9, B10, यानी अगर इसमें से कोई चीज़ निकल गई तो हम बोलेंगे घटना E1 घटित हो गई और इसमें से अगर कोई चीज़ निकल गई तो हम बोलेंगे घटना E2 घटित हो गई। अब रेड बॉल का निकलना, अगर हम इस घटना को A मान लें, रेड बॉल के निकालने को घटना A मान लें, तो इस A के फेवर में ये एलिमेंट होंगे, या तो R1 निकलेगा, या तो R2 निकलेगा, या R3 निकलेगा, या R4 निकलेगा। लेकिन ऐसा तब होगा जबकि आपका E1 घटना घटित होगी और ऐसा तब निकलेगा जबकि E2 घटना घटित होगी। तो ये आपके A के फेवर में एलिमेंट्स हैं। अब आपको पता चल गया कि ये घटना घटित हो चुकी है, यानी रेड बॉल आ चुका है, ये घटना आकर कर चुकी है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो पहले बैग से निकाली गई हो बॉल, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, यानी पहले बैग से बॉल निकली हो जबकि ये घटना घटित हो गई है, ये आपको पता करना है। यानी आपको ये पता करना है कि E1 घटना घटित हो, E1 घटना घटित होने का मतलब पहले बैग से बॉल को निकाला गया। E2 घटना घटित होने का मतलब दूसरे बैग से बॉल को निकाला गया। तो ये क्वेश्चन मैंने जो एग्जांपल दिया उसमें मैंने कहा कि जब आपने बॉल निकाला तो ये आपको पता चल गया कि वो रेड कलर की है, यानी घटना ए घटित हो चुकी। ए घटना का मतलब है कि रेड बॉल आ रही है, तो घटना ए घटित हो गई है और आपको प्रोबेबिलिटी उस बात की पता करनी है कि वो इस बैग से निकला है बॉल, रेड बॉल। तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है, पहले बैग से बॉल निकली है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि ए घटना आकर कर चुकी है। अब आपको फार्मूला बताया गया है, जब कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे बताया गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए, E1 इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी अपॉन ये जो घटना आकर कर चुकी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन ए निकालना पड़ेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो कितना होगा इसको समझिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन है मतलब E1 इंटरसेक्शन ए का मतलब हुआ कि पहले बैग से बॉल निकाली गई हो और लाल कलर की हो, इस बात की प्रायिकता निकालना। तो ये घटना है E1 इंटरसेक्शन ए। तो पहले बैग से निकाली गई हो और रेड कलर की हो, इसके फेवर में एलिमेंट्स हैं R1, R2, R3, R4, यानी चार एलिमेंट इसके फेवर में हैं। पहले बैग से निकाली गई हो और रेड कलर की हो, इसके लिए चार एलिमेंट इसके फेवर में हैं R1, R2, R3, R4। और टोटल सैंपल स्पेस में जो एलिमेंट हैं वो हो गए 6 रेड कलर और 16 ये हो गए, तो 4/16 ये प्रोबेबिलिटी हो गई। इस बात की प्रोबेबिलिटी हो गई कि E1 इंटरसेक्शन ए घटना घटित हुई है, यानी रेड बॉल निकली है और वो पहले उससे निकली है, पहले बैग से निकली है। ये हो गया 4/16 अपॉन
अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब ए के फेवर में कितने एलिमेंट हैं वो देखेंगे। तो ए के फेवर में यानी रेड बॉल आ जाए, इसके फेवर में एलिमेंट है 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 6। और सैंपल स्पेस में कुल एलिमेंट है 16। तो अब 16 कैंसिल हो जाएगा, आएगा आपके पास 4/16, सॉरी 4/6, यानी आपका हो गया 2/3। यानी वो बॉल जो रेड बॉल आ चुकी है वो पहले झोले से निकलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिली 2/3। तो इस तरीके से हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ये जो फार्मूला है, दिस इज फार्मूला इज कॉल्ड बेस फार्मूला या बेस थ्योरम जिसको बोलते हैं आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको ये जाननी चाहिए कि बेस थ्योरम अप्लीकेबल तक कब है, तो क्या कंडीशन है उसके लिए ये आपको बता दूं कि ये जो E1 E2 हैं, पहली बात तो ये सैंपल स्पेस के पार्टीशन होने चाहिए। पार्टीशन होने का मतलब है कि E1 और E2 में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे है, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। E1 में है R1 R2 R3 R4 B1 B2 B3 B4 B5 B6, और इसमें है R5 R6 और B7 B8 B9 B10, कोई एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। तो पहली तो ये कंडीशन है कि दो इवेंट्स में अगर सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहे हैं आप, तो पार्टीशन का मतलब होता है कि दो इवेंट्स में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। दूसरी चीज़, उन इवेंट्स का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर हो। तो इनमें E1 और E2 को जब आप यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि E1 E2 जो है सैंपल स्पेस के क्या है, पार्टीशन है। तो बेस थ्योरम एप्लीकेबल होने के लिए ये ज़रूरी है कि जो इवेंट्स आप E1 और E2 ले रहे हैं या E3 ले रहे हैं या E4 ले रहे हैं वो इस सैंपल स्पेस के पार्टीशन होने चाहिए। तो आइए अब इस बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है इसको हम लोग देखते हैं। तो स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये सैंपल स्पेस है और हमने इस सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर दिया, एक, ये 3 हो गया, ऐसे मान लीजिए 4 पार्टीशन किया, 1 2 3 4। इनका यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर है और इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आपस में नहीं है। तो ये मान लिया E1 है, ये E1, ये E2, ये E3 और ये E4। अब कोई इवेंट है, मान लीजिए ये इवेंट है, इस इवेंट को हमने बोला A, जो कि E1 के साथ भी घटित हो रहा है, E2 के साथ भी हो रहा है, E3 के साथ भी हो रहा है और E4 के साथ भी घटित हो रहा है, यानी उसका इंटरसेक्शन इन चारों इवेंट के साथ मिल रहा है। अब अगर A ऑकर कर गया, अब बेस थ्योरम, अब सुनिए बेस थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर ये घटना घटित हो गई तो वो घटना E1 के साथ घटित हुई होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकालना है जबकि A ऑकर कर गया। अगर A ऑकर कर गया तो E1 से वो घटना घटित हुई है, E1 के थ्रू A आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो इस हिसाब से जो मैंने यहाँ पे फार्मूला बताया उस हिसाब से ये हो जानी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो अब ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A को हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1, ऐसे भी लिखा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A को। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A को टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इसको यहाँ से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E1 प्लस, अब E2 पे आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन
E4 ये होगा। तो ये जो यहाँ से ये जो डिनोमिनेटर में ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, दिस इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये ए के आने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ए ये एक जो क्षेत्र ए का जो एरिया है ये यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो एरिया है, इसको बोलेंगे E1 इंटरसेक्शन ए। और E1 इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। इसी तरह ये जो एरिया है ये है आपका E2 इंटरसेक्शन ए, तो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2। फिर इसी तरह ये जो एरिया है ये वाली, ये एरिया है E3 इंटरसेक्शन ए, तो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3। और इसी तरह ये जो एरिया है ये E4 इंटरसेक्शन ए है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E4। तो ये जो नीचे जो वैल्यू है जो पूरी आ रही है, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर है। तो ये जो रिज़ल्ट है, इसी रिज़ल्ट को हम बोलते हैं बेस थ्योरम। धन्यवाद।